सीएम धामी ने पंजाब में भरी हुंकार, लुधियाना से भाजपा प्रत्याशी रवनीत सिंह बिट्टू के पक्ष में की जनसभा। शुभ मुहूर्त में खुले हेमकुंड के कपाट, पंच प्यारों की अगुवाई में पहुंचा पहला जत्था। चारधाम यात्रा में अब तक 56 तीर्थयात्रियों की मौत, केदारनाथ में सबसे ज्यादा 27 ने तोड़ा दम। चारधाम यात्रा में जून माह तक यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण फुल 31.55 लाख पार कर चुका है आंकड़ा। 9.61 लाख यात्री कर चुके हैं दर्शन। चारधाम यात्रा मार्गों पर लगेंगे 28 ई चार्ज सिस्टम। ई चार्जिंग का इकोसिस्टम हो रहा तैयार, परिवहन विभाग की तैयारी। और पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश की जताई गई संभावना। 26 से 28 मई के बीच कई जिलों में येलो अलर्ट जारी हुआ, मौसम विभाग का पूर्वानुमान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। अब रुख करते हैं खबरों का। हल्द्वानी में सड़क चौड़ीकरण के कार्य में तेजी आ गई है। डीएम के निर्देश के बाद अब नरीमन चौराहे से काठगोदाम तक सड़क चौड़ीकरण का कार्य तेजी से चल रहा है। इसके अलावा शहर के 13 चौराहों पर भी चौड़ीकरण का काम बड़ी तेजी से किया जा रहा है। प्रशासन ने चौड़ीकरण की जद में आ रहे भवनों, दुकान स्वामियों को नोटिस देने का काम भी शुरू कर दिया है। साथ ही पर्यटकों को आने जाने और आम जनता को परेशानी न हो, इसके लिए रात में सड़क चौड़ीकरण का काम किया जा रहा है। देखिए, चौराहे चौड़ीकरण का कार्य पूरे हल्द्वानी पे शहर में चल रहा है। उसी के तहत नरीमन चौराहे से लेके रेलवे तिराहे तक का चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है, जो प्रारंभ किया जा चुका है मौके पे। जो सरकारी संपत्ति है, इसके साथ ही जो निजी संपत्तियों के भी आंगन इत्यादि थे, उनको हटा करके रोड चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है। जो परमानेंट स्ट्रक्चर हैं, उनको नोटिस प्रेषित किए गए हैं और शीघ्र ही उनको भी हटाने की कार्रवाई की जाएगी। तो सरकारी कार्यालय के भवन भी आ रहे हैं? सरकारी कार्यालय, लोक निर्माण विभाग और पीएमजीएसवाई के भवन है। इसके साथ ही रोडवेज और केएमवीएन के भवन और 4 दीवारी भी वहाँ पे है। शुरू करते हैं अगली खबर का। नैनीताल पहुंचे राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने नैनीताल स्थित गुरुद्वारे में मत्था टेका और मां नैना देवी मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए कामना की। राज्यपाल को गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी और मंदिर समिति के पदाधिकारियों द्वारा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। इस दौरान उनके साथ प्रथम महिला श्रीमती गुरमीत कौर भी उपस्थित रहीं। अब बात करते हैं अगली खबर की। हाल ही में जारी हुए उत्तराखंड बोर्ड परिणाम को लेकर मंगलौर के केवल कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज परिसर में हरिद्वार ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक स्वपन किशोर ने मेधावी छात्राओं की माताओं को प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया है। पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मंगलौर के केवल कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज में पहुंचे एसपी देहात स्वपन किशोर ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। साथ ही इस मौके पर छात्राओं द्वारा सरस्वती वंदना करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर एसपी देहात स्वपन किशोर ने कहा कि छात्र छात्राएं देश का भविष्य हैं, जिसे और निखारने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जीवन में उन्नति के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना भी की। मैं क्या कहना चाहूँगा, आपने खुद ही देख लिया कि यहाँ पर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए सरकारी स्तर पर जो प्रोत्साहन राशि है, जो बच्चियाँ 75% से ऊपर लेके आई हैं, उनको 1000 का हमने चेक बांटे हैं। और जो बच्चों को ना देकर उनके माँओं को दिए गए हैं, ये बहुत बड़ा गर्व का विषय है कि माएँ आई हैं, कुछ पिता भी आए हैं। और ये उनके लिए आने वाले भविष्य के लिए एक शुभ संकेत है कि सरकारी स्तर पर जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए बैग और जूते, जो धनराशि आई थी वो कुछ आपको पता है सरकारी स्तर पर एक लमसम लेवल पे देते हैं, लेकिन डॉक्टर कपूर साहब ने उसमें अपनी तरफ से इजाफा करते हुए उसको सारे बच्चों में तकसीम किया। और उन्होंने सबसे अच्छी बात ये अच्छी क्वालिटी की दी है। पाठशाला इंटर कॉलेज के प्रबंधक डॉक्टर रविंद्र कपूर जी, प्रधानाचार्य, शिक्षक वृंद और जो भी हमारी छात्राएं हैं, उन सबको आज के इस खूबसूरत आयोजन के लिए और प्रस्तुति के लिए कोटि कोटि साधुवाद।
प्रबंधक महोदय के द्वारा 59 छात्राओं को की माताओं को 1,000 रुपये पुरस्कार स्वरूप प्रोत्साहन स्वरूप दिए गए हैं, जिनके द्वारा 75% से अधिक मार्क्स प्राप्त किए गए हैं 12वीं एवं 10वीं कक्षा में। साथ ही लगभग 650 बच्चियों को शूज़ और 650 बच्चियों को स्कूल बैग्स प्रदान किए गए हैं। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर हल्द्वानी से है, जहां जिले के पुलिसकर्मियों का 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का प्रशिक्षण खत्म हो गया है। पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को 4 चरणों में प्रशिक्षण दिया गया है। 1 जुलाई से जिले से सभी पुलिस कार्रवाई नए कानून के तहत अब की जाएगी। ये भारतीय संसद के द्वारा जो 3 नए कानून बनाए गए हैं, उनका 1 जुलाई 2024 से क्रियान्वयन होना है, इम्प्लीमेंटेशन होना है। उसके लिए हमारे नैनीताल जनपद में 355 अधिकारियों कर्मचारियों की ट्रेनिंग दी गई है। और ये नए कानून के में पढ़ाने के लिए हमारे APO साहब, हमारे सब इंस्पेक्टर प्रताप सिंह नेगी और उनका पूरी टीम थी। उन्होंने बहुत मेहनत के साथ, बहुत तन्मयता के साथ और बड़े जोश के साथ जो ट्रेनिंग आए हैं उनको अच्छे से पढ़ाया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमारे ट्रेनिंग यहाँ पर आए हैं प्रशिक्षण लेने के लिए, उन्होंने उस चीज़ को ग्रेस्प किया होगा, उस चीज़ को समझा होगा और जो इन नियमों में चेंजिंग हुई है, जो परिवर्तन हुए हैं, उसको अच्छे से समझ लिया होगा। और 1 जुलाई से जब ये नियम लागू होंगे, ये अधिनियम लागू होंगे, तो जो हमारे कर्मचारी अधिकारी हैं उनको किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड की प्रसिद्ध चारधाम यात्रा में बड़ी संख्या में आ रहे वाहनों के प्रदूषण से राज्य के पर्यावरण को बचाने के उद्देश्य से उत्तराखंड परिवहन विभाग की ओर से ये चार्जिंग का इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है। RTO प्रशासन सुनील शर्मा ने बताया कि कुल 1429 चारधाम यात्रा रूट में परिवहन विभाग की ओर से 28 ई चार्जिंग स्टेशन बनाने की तैयारी की जा रही है। अंतिम चरण में कार्य चल रहा है। विभाग की योजना है कि चारधाम यात्रा मार्ग पर 40 से 45 किलोमीटर की दूरी पर ही चार्जिंग की सुविधा लोगों को मिल सके। इसके साथ ही फास्ट चार्जिंग का सिस्टम स्थापित किया जा रहा है, जिससे 1 घंटे में ही पूरी कार चार्ज हो सकेगी। देखिए, चारधाम यात्रा में सरकार का प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा ई व्हीकल आए, उनको प्रोत्साहन दिया जाए, जिसके अंतर्गत ये अति आवश्यक है कि ई चार्जिंग सिस्टम डेवलप किया जाए पूरे चारधाम रूट में। तो हमारे द्वारा GMBN की मदद से रुड़की से लेकर ऊपर गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ तक हमारे ई चार्जिंग स्टेशन इस्टेब्लिश कर दिए गए हैं। और हमारा ये प्रयास है कि 40 से 45 किलोमीटर पर ई चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध हो। उनकी टेस्टिंग का प्रोसेस जारी है और इनकी टेस्टिंग होने के बाद इनको एक ऐप के माध्यम से ऑपरेट किया जाएगा और दोनों की टेस्टिंग पूरा होने के बाद इसको आम पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा, जिसके आने वाले 10 से 20 दिन के अंदर इसका उद्घाटन हो सकता है। अगली खबर कालाढूंगी से है, जहां कालाढूंगी के थाना अंतर्गत निगम डिपो के पास से सड़क हादसा हुआ है। बाइक सवार युवक युवती ओवरटेक के चलते बस से टकरा गए। स्थानीय युवकों द्वारा दोनों घायल युवक और युवतियों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचाया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कालाढूंगी में डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद दोनों की हालत गंभीर देखते हुए हायर सेंटर में रेफर कर दिया। घायल युवक गोलापारवा, घायल युवती कटघरिया की बताई जा रही है। कालाढूंगी थाना पुलिस दुर्घटना के मामले की अब जांच में जुट गई है। अब बात करते हैं अगली खबर की। खबर विकास नगर से है, जहां चिलचिलाती गर्मी में हर आम से लेकर खास तक परेशानी से जूझ रहा है। ऐसे में जगह जगह पेयजल संकट भी गहरा रहा है, जिसके चलते इस गर्मी और पानी की कमी से जंगली जानवर और पक्षी भी हलकान नजर आ रहे हैं, जिनकी प्यास बुझाने के लिए पछुआ दून के युवाओं ने एक अनूठी मुहिम की शुरुआत की है, जिसका नाम दिया है एक अभियान बेजुबानों के नाम, जिसको देखते हुए पेशे से पत्रकार और सामाजिक कार्यों में आगे रहने वाले सतपाल धानिया ने अपने कुछ मित्रों की मदद से 10 दिन पहले एक अभियान बेजुबानों के नाम मुहिम की शुरुआत की, जिसके तहत वह रोजाना सुबह शाम अपने संसाधनों और निजी खर्च से पानी के टैंकरों के माध्यम से जंगलों में मौजूद खाली पड़े
सूख चुके तालाबों को भरकर जंगली जानवरों और पक्षियों की प्यास बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। लोग जंगल के रहने वाले लोग हैं और जो गांव है हमारा जंगल के बीच में है। जब हम घर के लिए आते थे तो देखते थे कि जो जंगली जानवर है वो पानी की प्यास में भटकते रहते थे, कई बार दुर्घटना शिकार भी हो जाते थे। और अभी एक वीडियो आपने देखा था, देहरादून में वायरल हुआ था, उसमें एक हाथी अपनी जी गर्मी मिटाने के लिए वो एक गंदे नाले में जो है लेट रहा है, तो उसे देख के काफी द्रवित हुए हम लोग भी। तो हमने एक अभियान चलाया है, एक अभियान बेजुबानों के नाम, जिससे कि जंगल में रहने वाले सभी वन्य प्राणी, जीव जंतु, पशु पक्षियों को आसानी से जंगल के किनारे, जंगल के बीच में पानी उपलब्ध हो सके और वो गांव का रुख ना करें। क्योंकि गांव का रुख करते हैं तो देखा जाता है कि आवारा कुत्ते उनका शिकार हो जाते हैं, आवारा कुत्तों का शिकार हो जाते हैं वो लोग, और कई बार जो है वाहन के चपेट में आ जाते हैं। तो हम सिर्फ उद्देश्य इतना है कि कोई भी बेजुबान बिना पानी के दम ना तोड़े और ना ही गाँव का रुख करे। सतपाल धानिया जी ने ये जंगल के प्राणियों के लिए जो पानी की व्यवस्था कराने की जो मुहिम छेड़ी है, इन्होंने 5-6 दिन पहले एक वीडियो पोस्ट की थी। वीडियो पोस्ट में देखा गया कि इन्होंने यहाँ जंगल के आसपास जितने भी झोड़ तालाब बने हुए हैं उनमें इन्होंने पानी डालना शुरू करा। उसे देख के समाज के लोग जागरूक हुए हैं, उन्होंने भी उसमें योगदान देना शुरू करा और हम अपने आप को सौभाग्य मानते हैं कि हमें ये कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सोशल मीडिया पे एक मुहिम ट्रेंड कर रही है, एक अभियान बेजुबानों के नाम, ये सोशल मीडिया पे काफ़ी ट्रेंड कर रही है, जिसमें बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। और जैसे कि हमारी भी एक सामाजिक संस्था है तो हम भी इसको सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहे थे, तो देख के काफ़ी अच्छा लगा कि एक ऐसी मुहिम जो बेजुबानों के नाम चल रही है, जंगलों में उनको पानी पिलाया जा रहा है, तो ये काफ़ी एक अच्छी मुहिम है। मैं चाहूँगी कि समाज के हर तबका इसके साथ जुड़े और इस मुहिम को सतपाल जी चला रहे हैं, जिनको आज हम अपनी संस्था की तरफ से सम्मानित करने आए हैं। और हम अपनी तरफ से जो भी सहयोग होगा हम इस मुहिम में देंगे और इसमें आगे भी जुड़े रहेंगे। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर रामनगर से है, जहां जिलाधिकारी नैनीताल वंदना सिंह के निर्देश के बाद उप जिलाधिकारी रामनगर राहुल शाह के निर्देशन पर गठित अलग अलग टीमों ने रामनगर विकासखंड के अलग अलग क्षेत्रों में मदरसों की जांच शुरू कर दी। बीआरसी समन्वय मनोज तिवारी और उनके साथ मौजूद अन्य विभागों के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से रामनगर शहर में स्थित कई मदरसों की जाँच की गई है। उन्होंने बताया कि जाँच के दौरान कई मदरसों में अभिलेखों की जगह एक और कमी पाई गई, तो वहीं कई जगह आपको बता दें छात्रों की उपस्थिति पंजिका में भी बच्चों की उपस्थिति दर्ज नहीं पाई गई तथा कुछ जगह मदरसों को संचालित करने वाले अभिलेखों की भी कमी पाई गई। देखिए, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग द्वारा जिलाधिकारी महोदय को कुछ बिंदुओं पर निर्देशित किया गया, तो इसके क्रम में एक अभी मदरसों के विस्तृत इनके गहन जांच संबंधी तथ्य जाने हैं और उसके बाद इस संकलित आख्या जो है फिर विकासखंड के सारे मदरसों की जिस दिन संकलित हो जाएगी उसके बाद इस बारे में कुछ डिटेल आपको दे पाएंगे। आज जो जांच की है तो उसमें किस प्रकार की कमियां पाई गई हैं? कुछ अभी जैसे अभिलेख संबंधी की जो हमारी दैनिक उपस्थिति का है या बच्चों के उनसे अभिलेख वगैरह हैं, तो उनके लिए इनको कहा गया कि भी उसको प्रॉपर मेंटेन किया जाए। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की तैयारियों के बीच राज्य में अतिक्रमण के मुद्दे पर सियासत भी गर्मा गई है। दरअसल एनजीटी के आदेश के बाद देहरादून नगर निगम और एमडीडीए ने आपको बता दें रिसप्सना किनारे बसी बस्तियों में सरकारी भूमि पर चिन्हित करीब 500 मकानों को नोटिस देने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। इस सूची में जिन लोगों के नाम शामिल हैं उनको एक हफ्ते के भीतर खुद मकान उनको ढहाना होगा। इसके बाद उन दोनों महकमे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेंगे। इसके लिए निगम ने जिला प्रशासन और पुलिस को पत्र लिखकर फोर्स भी मांगा है। आपको बता दें कि एमडीडीए और नगर निगम की टीम ने बीते दिनों सर्वे कर रिस्पना किनारे 525 मकान चिन्हित किए थे। ये रिपोर्ट देखिए। मलिन बस्तियों पर बुलडोजर की कार्रवाई की नगर निगम और एमडीडीए ने शुरू कर दी है। दून की 27 मलिन बस्तियों पर जल्द बुलडोजर चलेगा। नगर निगम की ओर से कार्रवाई के लिए प्रशासन से पुलिस बल की मांग की गई है। आपको बता दें कि एनजीटी के आदेश पर नगर निगम ने रिस्पना नदी किनारे मार्च 2016 के बाद हुए अतिक्रमण को चिन्हित किया था। सर्वे में 27 मलिन बस्तियों में 525 अतिक्रमण चिन्हित किए गए। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बताया कि पुलिस फोर्स के लिए जिला प्रशासन और पुलिस को पत्र लिखा गया है।
लोगों को साक्ष्य उपलब्ध करवाने का पूरा मौका भी दिया जा रहा है। बस यही है, हमें जगह मिल जाए, दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, कहाँ जाएंगे अपने बच्चों को लेकर, यही है मतलब बस सबसे बड़ी खुशी यही है, अगर हटाएंगे तो हमें यहाँ से। कितने साल आप लोगों को यहाँ हो गए और क्या काम करते हैं? यही 20-25 साल दिहाड़ी मजदूरी करते हैं सर। 20-25 साल यहाँ पे। कभी कोई आया है आपको इस बारे में? नहीं आया सर, हमारे पास कोई नहीं तो है। सुना कैसे आपने? बस यही इधर उधर से सुनते थे भी हटाएंगे हटाएंगे, बस्ती हटाएंगे। अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया गया था। इसके क्रम में हमारे द्वारा एक टास्क फोर्स बनाई गई थी, उनके द्वारा 11 मार्च 2016 के उपरांत हुए अतिक्रमणों को चिन्हित किया गया, जो अलग अलग विभागों के थे, कुछ नगर निगम के थे, कुछ MDDA के थे और कुछ नगर पालिका। हमारे उसमें 89 अतिक्रमण थे, जिसमें लोगों को नोटिस जारी किया गया 89 को। कुछ लोगों के द्वारा अपने साक्षी दिए गए, जिनके द्वारा यह बताया गया कि उनके जो निर्माण है वो 11 मार्च 16 से पूर्व के हैं। तो साक्ष्यों का परीक्षण पुनः एक कमेटी के माध्यम से कराया गया, तो करीब 15 साक्ष्य उसमें उचित पाए गए हैं अभी तक जो प्राप्त हुए हैं उसमें। आपको बता दें कि एनजीटी ने 30 जून तक हर हाल में अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं। इसी के चलते निगम ने तैयारी शुरू कर दी है। यदि एनजीटी के आदेशों का पालन हुआ तो हजारों लोग एक झटके में बेघर होंगे। वहीं अब इस मामले में राज्य में सियासत गरमा गई है। कांग्रेस ने सरकार से मलिन बस्तियों के नियमितीकरण की मांग की है। कांग्रेस का कहना है कि यदि सरकार मलिन बस्तियों पर कार्रवाई कर रही है तो फिर इनके रहने की भी व्यवस्था करे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी भी मलिन बस्ती को तोड़ने की योजना नहीं बना रही है, नहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कोई ऐसी मंशा है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के चेहरे पे कैसे मुस्कान हो, उनके हितों के लिए क्या क्या हो सकता है, उनकी अच्छाई के लिए क्या क्या हो सकता है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार कार्य करेगी। लेकिन एनजीटी के आदेश जो हुए हैं उसको लेकर सरकार उसको गंभीरतापूर्वक ले रही है और उसके जो आदेश एनजीटी के जो आदेश हैं उसका गंभीरतापूर्वक से अध्ययन किया जा रहा है और गरीब आदमी को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान न हो, इसके लिए भी सरकार पूरी तरह से तैयार है। बस्तियों का नियमितीकरण करना है या उनको जो है हटाना है, इस मामले में भाजपा की कोई नीति है ही नहीं। आप देखिए ना, भाजपा जो है एक और तो बस्तियों को बचाने के लिए अध्यादेश लेके आई, फिर से जो है एक और अध्यादेश की बात हो रही है, दूसरी ओर जो है आप बस्तियों को नोटिस दे रहे हैं, क्योंकि निकायों के चुनाव भाजपा ने सिर पे देखे थे, इसीलिए जो है बस्तियों में डर का माहौल बनाने के लिए नोटिस भेजे गए थे। और जिन नोटिसों की तारीखी 15 तारीख तक थी, अब वो तो जो है आगे निकल गई है। तो कहीं ना कहीं जो है ये वोट बैंक की और दबाव की राजनीति है और ये बस्ती के लोग भी जानते हैं, जनता भी समझती है। अब जो है बस्तियों को अगर आप उजाड़ना चाहते हैं तो उनको कहाँ विस्थापित करेंगे, उनके पुनर्वास की क्या योजना सरकार के पास है, इस बारे में तो न मंत्री बोल रहे हैं न मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, कोई भी नहीं बोल रहा है। तो इतना कंफ्यूजन भाजपा में है। देखिए, ये जो एनजीटी का जो निर्णय आया है उस निर्णय के तहत ही ये जो बस्तियां हैं, मलिन बस्तियां जो बसी हुई, अवैध मलिन बस्तियां हैं जो बसी हुई है, और उसमें भी एक मार्क किया हुआ है कि 2016 के बाद की बसी हुई बस्तियां हैं, उनसे संबंधित नगर निगम और MDDA दोनों मिल के कार्रवाई करना चाहते हैं। उत्तराखंड क्रांति दल का कहना है कि देखिए इस परिस्थिति में उन लोगों को क्यों लाया गया, कौन राजनीतिक दल है जिनके शय पर उन मलिन बस्तियों को बसाया गया, सर्वप्रथम उनकी जांच होनी चाहिए। कौन लोग हैं उनसे पूछना चाहिए किन इशारे पे, कौन वो सफेद पोस्ट लोग हैं जिनके इशारे पे इतनी मलिन बस्तियों को यहाँ पर बसाया गया, उनके साथ धोखा किया गया। आज इसकी स्थिति देखिए मलिन बस्तियों की कि 8 साल बाद 2016 का अगर मान लें 8-9 साल उनके जीवन की गाड़ी कमाई से उन्होंने थोड़ा बहुत अपना घर भी बनाया होगा, भले ही वो घर जो है अतिक्रमण के उसमें जद में आ गया। कुल मिलाकर उत्तराखंड में निकाय चुनाव पर जारी सियासत के बीच राज्य में मलिन बस्तियों के मुद्दे पर सियासत गरमा गई है। विपक्ष जहां सरकार से मलिन बस्तियों के नियमितीकरण के साथ ही मलिन बस्तियों के खिलाफ कार्रवाई न करने की मांग कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ MDDA और नगर निगम ने 525 मलिन बस्तियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। सवाल यह है कि क्या सरकार मलिन बस्ती वासियों को राहत देगी या फिर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगी। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।